गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने वसंत भाग 1 के पाठ 10 झांसी की रानी के भाग 1 को पढ़ा था और आज हम भाग 2 पढ़ेंगे। तो भाग 1 में हमने क्या पढ़ा था कि जो झांसी की रानी थी बचपन से उन्हें पेशवा ने पाला था और बड़े ही लाड प्यार से पाला था। वे उनकी इकलौती संतान थी और झांसी की रानी को गुड्डे गुड़ियों से खेलने से ज्यादा अच्छा या ज्यादा मजा किसमें आता था? तलवार, भाल, बर्छी, ढाल, कृपाण इत्यादि। तो वो इन सब के साथ तलवार इत्यादि के साथ वो खेलती थी और अपने सहेलियों के साथ मिलकर शिकार करना, दुर्ग घेरना, सैनिक खड़े करना, बनाना या किले तैयार करना इत्यादि ये सारे खेल उन्हें ज्यादा पसंद आया करते थे और वे इन्हीं खेलों में रुचि लिया करती थी। इसके बाद बहुत कम उम्र में उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ ही हो गया, लेकिन बहुत उल्लास के साथ जो ये विवाह हुआ था ये ज्यादा दिनों तक नहीं चला, क्योंकि कुछ समय के बाद ही गंगाधर राव की मृत्यु हो गई और पहले इनकी एक संतान थी लेकिन वह संतान भी मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी। तो जब गंगाधर राव खत्म हुए या उनका निधन हुआ तो उस समय रानी के या झांसी की रानी के कोई भी संतान नहीं थी। इसकी वजह से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बहुत ही ज्यादा शोक में डूब गई थी और उस समय ज्यादातर क्या चलता था कि जो अंग्रेज होते थे वो विलय नीति को अपनाते थे कि जिस राज्य का राजा यदि बिना संतान के मर जाता था तो अगर जिसका बेटा होता था, जिसका पुत्र होता था तो वो राज्य उसके पुत्र को मिलता था, लेकिन गंगाधर राव के कोई भी संतान नहीं थी, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने झांसी को अपने कंट्रोल में लेना चाहा, अपने अंडर मिलाना चाहा। लेकिन क्या हुआ, लक्ष्मीबाई इसके लिए स्वीकार नहीं हुई, इसके लिए वह तैयार नहीं हुई और उन्होंने सीधे कहा कि मैं किसी भी कीमत में अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी और अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भारत जो है हमारा देश है, हम जीते जी अपना देश, अपना राज्य किसी के गुलाम नहीं बना सकते। तो उन्होंने स्वतंत्रता की बिगुल बजा दी थी अंग्रेजों के खिलाफ। तो अंग्रेजों ने कई जगह जैसे सतारा, कानपुर, बरेली, नागपुर इत्यादि कई जगह को अपने कंट्रोल में ले लिया था। इसके अलावा उन्होंने कई राजाओं, राजवंशों और नवाबों को भी अपने पैरों के तले जैसे रखा हुआ था, उन्हें भी उन्होंने कैद कर लिया था। उनके सारे खजाने लूट लिए गए थे और जो कलकत्ता के बाजार में नीलाम हुआ करते थे। फिर उसके बाद झांसी की रानी शांत नहीं बैठी, उन्होंने प्रण ले लिया था कि जीते जी मैं अपनी झांसी किसी को भी नहीं दूंगी, चाहे मेरे प्राण क्यों ना चले जाएं। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत ही संघर्ष किया। देखिए उसके बाद क्या हुआ कि कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। यानी कि क्या हुआ, कुटियों में विषम वेदना, जो रनिवास थे जहाँ पे रानियां निवास करती थी वो उससे बाहर निकलकर आई और सारे लोगों को इकट्ठा किया, अपनी फौज की टुकड़ियां वो बनाना शुरू कर दी, अपने सिपाही उन्होंने तैयार करना शुरू कर दिए थे। इसके साथ जो उनके पेशवा, जो उनके धुंधुपंत पेशवा जो थे, जो उनके नाना थे, उन्होंने भी उनका भरपूर सहयोग दिया। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। यानी कि वो सबको यही उपदेश देती थी, यह सबको सिखाती थी कि जब तक उठकर हम संघर्ष नहीं करेंगे हम अपने देश को, हम अपने राज्य को आजाद नहीं कर सकते। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई
दी, यानी कि महलों ने दी आग, झोपड़ी ने यानी कि महल से लेकर झोपड़ी तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई छिड़ चुकी थी। और ये स्वतंत्रता की चिंगारी अंतर मन से पूरे स्फूर्ति के साथ बाहर आ रही थी। झांसी चेती यानी झांसी के खड़ा होते ही दिल्ली चेती, यानी उन्होंने झांसी भी जीता, दिल्ली को भी जीता, लखनऊ लपटे छाई थी और लखनऊ में भी इस चीज की बिगुल बज चुकी थी। मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी और उन्होंने मेरठ, कानपुर, पटना में भी अपना इनकलाब छेड़ दिया था। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, यानी कि जबलपुर और कोल्हापुर में भी अब धीरे धीरे ये जो स्वतंत्रता की चिंगारी थी धीरे धीरे हर राज्य को छूती हुई आगे बढ़ रही थी और सारे राज्य अपने को स्वतंत्र करने के लिए उठ खड़े हो रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। इसी स्वतंत्रता महायज्ञ ने कई वीरवर आए का नाना धुंधुपन तातिया चतुर अजीमुल्ला सरना, यानी कि देखिए इस स्वतंत्रता के संग्राम को छेड़ने के लिए कई लोग आए, जिसमें धुंधुपन, तातिया टोपे, चतुर अजीमुल्ला खां, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम इत्यादि ये कई नाम हैं जिन्होंने अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे दी थी। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, लेकिन क्या आज हम उनकी कुर्बानियों को याद करते हैं? नहीं करते। करते हैं सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी में, लेकिन उनके कहे अनुसार, उनके किए अनुसार कार्यों को हम नहीं करते और ना ही हम उसमें चलते। क्यों? क्योंकि हम देश के भीतर रहकर ही एक दूसरे के साथ बुरा व्यवहार, एक दूसरे को नीचा दिखाना, जात, धर्म और जो अमीरवाद है, भ्रष्टाचार है, इन सब में इतने ज्यादा लिप्त हो चुके हैं कि जो उनकी कुर्बानी थी वो भी जैसे बेकार हो गई। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मी माई बर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब है रानी थी, बुंदे लो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। यानी कि क्या हुआ, उस समय लेफ्टिनेंट वॉकर था, तो वो कहाँ पे आया? झांसी पे आया और युद्ध करने के लिए उसने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को ललकारा। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही रानी लक्ष्मीबाई ने आकर उससे लड़ाई करना शुरू किया, वैसे ही लेफ्टिनेंट जो वॉकर था वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। और वो एक अजब ही किस्सा था कि एक स्त्री के हाथ से एक अंग्रेज पुरुष बड़े ही डर से दुम दबाकर भागा था। रानी बढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थककर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजय रानी आगे चलती किया ग्वालियर पर अधिकार। अब देखिए उधर झांसी से लड़ते हुए, झांसी के मैदानों को पार करते हुए आई, वॉकर को हराई। वॉकर के बाद वो कालपी आई। कालपी इतना दूर, सोचिए कितने दिनों तक लड़ाई चलती रही, बिना कुछ खाए पिए हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं और कालपी में आकर उनका घोड़ा थक कर गिर गया और गिर कर वो तुरंत ऊपर सिधार गया, मर गया, है ना। पहले के जमाने में जो घोड़े होते थे बहुत हेल्पफुल होते थे, यानी घोड़े का प्रयोग किया जाता था। क्यों? क्योंकि वो बहुत ताकतवर और स्फूर्ति वाले होते थे और बहुत तेज दौड़ते थे। आपने चेतक का नाम सुना होगा, जो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। उसके बाद यमुना तट पर फिर अंग्रेजों से उनका युद्ध हुआ। झांसी में हुआ था, कालपी आई, कालपी में उनका घोड़ा मरा और फिर उसके बाद यमुना के तट पर लड़ाई हुई अंग्रेजों से और वहां से फिर अंग्रेज भागे। सोचो दूसरी बार फिर उन्होंने अंग्रेज को भगाया और ग्वालियर पर अपना अधिकार जमाया। अंग्रेजों के मित्र सिंधी
सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। और जो माधवराज जो सिंधिया का हम जो नाम सुनते हैं, उस समय जो सिंधिया जो राजवंश थे वो अंग्रेजों से मिले हुए थे। और जब उन्होंने झांसी की रानी का इतना बड़ा वीरता भरा उन्होंने युद्ध देखा तो उन्होंने तुरंत ग्वालियर को छोड़ दिया। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। काना और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भी भारी मार मचाई थी। यानी कि जो मंदरा और काना उनकी जो दो सखी थी वो झांसी की रानी के साथ भरपूर सहयोग दी। और इस बार वॉकर तो हार गया था और वॉकर के बाद इस बार कौन आया था? स्मिथ, जनरल स्मिथ आया था, जो कि वो भी रानी से हारा हुआ था। और फिर उसके बाद क्या हुआ? अब पीछे हुरूज आया, वॉकर आया, जनरल स्मिथ आया, अब पीछे कौन आया? हुरूज आया, है ना। हाय घिरी अब रानी थी। अब हुरूज जो था वो भारी मात्रा में अपने साथ सैनिक लेके आया और उसने रानी को चारों तरफ से घेर लिया था। अब आप देखिए कि झांसी की रानी अकेली और इतनी कम सेना के साथ इतने लोगों के साथ लड़ी और हराई, उन्हें भगाया भी, लेकिन वो कब तक लड़ती अकेले? आखिरकार अंग्रेज बहुत बड़ी मात्रा में थे, उनके साथ सैनिक बहुत ज्यादा थे, उन्होंने रानी को चारों तरफ से घेर लिया था। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पर वार। क्या हुआ कि बहुत सारी सेना थी और जो पहला जो घोड़ा था जो कालबी में मर गया था वो रानी का खास घोड़ा था, लेकिन उसके मृत्यु होने के पश्चात जो रानी ने दूसरा घोड़ा किया वो नया था और वो उतना फुर्तीला नहीं था जितना कि पुराना। तो एक मतलब क्या हुई, बहुत बड़ा नाला सामने आ गया और वह घोड़ा उसे पार नहीं कर पाया। और उसके बाद क्या हुआ, हुरूज ने जो इतने सारे सैनिकों को लेके आया, रानी को चारों तरफ से घेर लिया। और इस तरीके से क्या हुआ, उन्होंने रानी को चारों तरफ से घेर लिया और युद्ध करती हुई रानी आखिर वीर गति को प्राप्त हुई। और सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को मर्दानी कहा है। मर्दानी क्यों? मर्दानी मर्दों के समान, मर्दों के समान, यानी कि एक अकेली महिला इतने सारे पुरुषों के साथ लड़ते हुए अपने प्राण को त्यागी, लेकिन उसके पहले उन्होंने कईयों को हराया और रणभूमि से भगा दिया, इसलिए उन्हें मर्दानी की तुलना दी गई है। और सब आज उनकी वीर गाथा को याद करते हैं। वो हमेशा छत्रपति शिवाजी के पथ पर चली, उनके गाथाओं को उन्हें याद था और उसी को अपने मतलब सन्मान को बनाते हुए आगे बढ़ती गई, अपने राज्य को लेने के लिए, उसको अपने अधिकार पर रखने के लिए। तो अंग्रेजों के खिलाफ वो इतनी आगे बढ़ी। इसके बाद जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, याद तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और आज जो उनकी गाथाएं हैं, बुंदेलो हर बोलो, यानी कि जो पूरा बुंदेलखंड है, हर एक बच्चे, हर एक पुरुष के जबान पे है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किस तरीके से वीरता के साथ लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी और बड़ी ही वीरता के साथ लड़ी। ये एक सबक था भारत देश के लिए कि यदि हम किसी भी चीज का प्रण कर ले और उसे निरंतर हम आगे बढ़ते जाए अपने उद्देश्य को धारण करते हुए, तो वो हमें मिलती ही है। तो ये एक चिंगारी जो उन्होंने लगाई थी वो तब तक फैली रही, तब तक जलती रही जब तक कि हमारा देश
आजाद नहीं हो गया। तो इस तरीके की थी रानी लक्ष्मीबाई की जीवनी। हमने प्रथम भाग में पढ़ा था, आज ये भाग 2 है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, इसे आप समझेंगे, सुनेंगे, और जो समझ में नहीं आएगा वो आप मुझसे पूछेंगे। थैंक यू।